नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के अंदर अपने अध्याय नंबर 6 चल रहा था, फसलों की खेती फसलों उत्पादन। उसके अंदर अपन ने धान पढ़ लिया था, गेहूं पढ़ ली थी, मक्का पढ़ ली थी, जवार पढ़ ली थी। 4 फसलें अपने कंप्लीट हो गई थी। आज जो 5वीं फसल चलेगी उसका नाम है बाजरा। आज अपन पढ़ेंगे बाजरे की खेती के बारे में। यानी कि जो बाजरा होता है, बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम बाजरे का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसेटम गलूकम। इसी को बोलते हैं पेनिसेटम ट्राइफोडियम। और इसी का वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम अमेरिकन। ये आपके बाजरे के वैज्ञानिक नाम हैं। पहला कौन सा हो गया? पेनिसेटम गुलूकम। दूसरा कौन सा हो गया? पेनिसेटम ट्राइफोडियम। तीसरा कौन सा हो गया? पेनिसेटम अमेरिकन। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसकी कुल के संदर्भ में, यानी कि इसकी जो फैमिली है वही कौन सी है? ग्रेमनी है। इसी को अपन बोलते हैं पोएसी, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? घास कुल। यदि घास कुल से संबंध रखता है, ग्रेमनी कुल का है, चपाती बनाई जाती है, रोटी बनाकर खाते हैं। अभी बाजरा आ गया, सर्दियों के अंदर रोटी जो खाते हैं वह अधिकतर बाजरे की खाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसी के संदर्भ में उत्पत्ति स्थान की, तो जो बाजरा होता है इसकी उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? अफ्रीका। नेक्स्ट बात करें यहीं पे गुणसूत्र के संदर्भ में, यानी कि क्रोमोसोम संख्या, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वह 2n बराबर कितने होते हैं? 14। 2n बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर? 14 होते हैं। और 14 गुणसूत्र इसके अलावा एक मटर में भी होते हैं, ठीक है, और जो में भी शायद 14 ही होते हैं। 2n बराबर कितने हो गई? 14। नेक्स्ट मैं यही बात करूँ बोनेपन की जीन। बोनेपन की जीन, एक जीन पाई जाती है बोनेपन की, उसका नाम क्या है? ट्रिप्ट23 ए। ट्रिप्ट23 ए इसकी क्या होती हैं? बोनेपन की जीन होती हैं। धान के अंदर अपन ने पढ़ा था, धान की बोनेपन की जीन DGU होती हैं। गेहूं के अपन ने पढ़ा नोरेन10 होती हैं। इसी के अलावा अपन ने गेहूं के अलावा मक्का की पढ़ी OPEC2 या फ्लोरी2 होती हैं। और जवार की कापरी 60 कापरी 60 अपन ने बोनेपन की जीन पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के संदर्भ में, बाजरे के संदर्भ में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इंपॉर्टेंट बात करें इसके अंदर, तो नोट लगा के लिखना है, यानी सभी खाद्यान्न फसलों से, सभी खाद्यान्न फसलों से, सभी खाद्यान्न फसलों से सर्वाधिक वसा, फसलों से सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और लगभग कितनी परसेंट? 5%। इस पर आप 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सभी, यानी कि बाजरे के अंदर कितनी परसेंट वसा पाई जाती है? तो 5% क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। नेक्स्ट मैं इसी के संदर्भ में, बाजरे के संदर्भ में बात करूं, बाजरा अनुसंधान संस्थान।
बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर के अंदर क्या स्थित है? बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके अलावा मैं बात करूँ बाजरे के संदर्भ में तो बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ पे हैं? बाजरा उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ पे हैं? जोधपुर में है। कहाँ पे हैं? जोधपुर में है, जिसे नीले शहर के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। रावण का ससुराल भी कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में कह सकते हैं अपन कि रावण की यज्ञवेदी का भी कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर के अंदर है। क्योंकि जो रावण था वह जो मंदोदरी थी उनकी पत्नी वह कहाँ की थी? मंडोर जोधपुर की थी। और मंडोर जोधपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता, और मनाया भी जाता है तो किस रूप में? शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है ओझा समुदाय के ब्राह्मणों के द्वारा। नेक्स्ट बात करें अपन विश्व में सर्वाधिक उत्पादन। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करूं मैं तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में। कहाँ पे होता है? भारत में। और भारत के संदर्भ में बात करूं, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, और भारत के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन होता है बाजरे का वह कहाँ पे होता है? राजस्थान के अंदर। यानी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है। नेक्स्ट यहीं पे बात करें राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, और राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह कहाँ पे होता है? वह आपके बाड़मेर के अंदर होता है। बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें भी पाई जाती हैं, और बाड़मेर के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है मारवाड़ क्षेत्र में, बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट इसी के बाजरे के संबंध में अपन अगर बात करें तो जो उपनाम होते हैं इसके क्या होते हैं? उपनाम। यानी अन्य नाम की मैं बात करूं तो बाजरे को किस नाम से जानते हैं? एक तो गरीब का भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब का भोजन किसे कहते हैं? बाजरे को कहते हैं। इसे अपन एक तो मोटे अनाजों का राजा जो था वह जवार होती है, एक बाजरा होता है, तो इसे भी क्या बोलते हैं? मोटे अनाजों का राजा बोलते हैं। मोटे अनाजों का क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं। दोबारा से एक बार देखिएगा, वैज्ञानिक नाम की मैं बात करूं तो पहला कौन सा हो गया? पेनेसेटम गुलूकम। पेनेसेटम गुलूकम में वैज्ञानिक नाम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? पेनेसेटम ट्राइफोडियम। पेनेसेटम ट्राइफोडियम। तीसरा क्या हो गया? पेनेसेटम अमेरिकन। तीसरा क्या हो गया? पेनेसेटम अमेरिकन। कुल की मैं बात करूं तो कुल कौन सा होता है? गरेमनी बोल दो, या इसी को पोइसी बोल दो, या इसी को क्या बोलते हैं? घास कुल बोलते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? अफ्रीका माना जाता है। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 14 होते हैं। बोनेपन की जीन कौन सी है? ट्रिप्ट 23A। ट्रिप्ट 23A क्या होती है? इसकी बोनेपन की जीन होती है। नेक्स्ट बात करें अपन नोट लगा के लिखे थे अपन ने कि सभी खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 5% पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है। बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? मंडोर जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? मंडोर जोधपुर के अंदर बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थित है। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र की मैं बात करूँ तो ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करें विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है?
भारत में होता है। और भारत में कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। और राजस्थान में कहाँ पे होता है? बाड़मेर में होता है। उपनाम की बात करें, पहला क्या हो गया? गरीब का भोजन कहते हैं। गरीब का क्या कहते हैं? इसे भोजन कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। लिख लो, आप नोट कर लो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं बाजरे के संदर्भ में। बाजरे के संदर्भ में बात करते हैं। कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर रहेगी। आराम से पढ़ते रहिएगा, नोटबुक लेकर साथ बैठिएगा और लिखते रहिएगा। 2-4 दिन के बाद में आपके जो थोड़ी क्वालिटी हैं वह भी इसमें बढ़ा देंगे, क्योंकि वैसे क्या है, अपने नॉर्मल फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं क्लासें, तो आप क्वालिटी बढ़ा के देख लिया करो क्लासों को। बाकी वैसे चल रहा है, अच्छा दिख रहा है, फिर भी कोशिश करेंगे आपसे कि अच्छे से अच्छे आपके लिए मैटर अवेलेबल कराएं और क्लासें कंटिन्यू बनी रहे। लिख लो इनको। और बहुत जल्दी जेट के बीच प्रारंभ होने वाले हैं जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। तो जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को कोचिंग करनी है, अभी से संपर्क कर ले, क्योंकि लास्ट में 1.5 महीना बचता है। तो क्या है, उसमें कुछ कमजोरियां रहती हैं, तो वह क्लियर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप लोग 11th-12th तरीके से नहीं पढ़ पाते हो, और फिर उसमें जेट के अंदर आपके थोड़ा लोड आ जाता है। बाकी देखो, एग्रीकल्चर ली है तो उसका मतलब नहीं करना चाहिए। एग्रीकल्चर से आप अच्छा स्कोप कर सकते हो आगे। गवर्नमेंट कॉलेजें भी बहुत सारी हो गई। तो अगर जिसको भी करना है, ऑफलाइन अपना बैच प्रारंभ होने वाला है। 1 दिसंबर से अपना जो बैच होगा वो प्रारंभ हो जाएगा जेट के लिए, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और आप लोग आइएगा, पढ़ के देखिएगा। 3 दिन का डेमो फ्री है, हॉस्टल सुविधा है, ठीक है। पढ़ के देखिएगा, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो एडमिशन करवा लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, अगर अच्छा पढ़ाएं तो अच्छा पढ़ाएं आप लोगों को तो बढ़ाई करना, और गलत पढ़ाएं तो बुराई कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो, इस संसार में 2 पहलू हमेशा चलते हैं, कुछ बुराई करने वाले भी होते हैं तो कुछ अच्छे बोलने वाले भी होते हैं। बाकी आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेगी और तरीके से पढ़ते रहिएगा। 1 दिसंबर से आपके जेट के बैच प्रारंभ हैं। उसके साथ में आपकी जो क्लासें रहेगी ऑफलाइन में निःशुल्क 12th की क्लासें आपके लिए चलेगी, उसमें आप पढ़ सकते हो। बाकी जेट का बैच 1 दिसंबर से प्रारंभ कर रहे हैं, और जो दूसरा बैच प्रारंभ होगा वो आपके जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे 12th के, उसके दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए बिना देरी किए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ो, और ताकि कुछ आप एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ सको। क्योंकि देखो, अपन जिस ज़िले से आते हैं, टोंक ज़िले से, उसके अंदर इतनी कॉलेज हैं, यानी कि लगभग 2 कॉलेज गवर्नमेंट हैं, है ना, वो 3 से 4 कॉलेज प्राइवेट है। जिसके बावजूद गवर्नमेंट कॉलेजों में अपना सिलेक्शन नहीं होता है। उसका रीज़न होता है कि अपन देखो 12th के वक्त तो पढ़ते नहीं है, 11th-12th में, और फिर अपने जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाती हैं। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक तो जिलाई हैं, एक उनियारा हैं, बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आराम से एग्रीकल्चर से बीएससी आप वहाँ से कर सकते हो। थोड़ी सी स्कोरिंग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए 1 दिसंबर से बैच प्रारंभ हैं। एग्रो कोचिंग क्लासेज टोंक में आपका स्वागत है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। ये जो कोचिंग है आपके शिवाजी नगर कंपू के अंदर कोचिंग संचालित हैं। 3 साल से विगत यहाँ पे चल रही हैं। लगभग कहते हैं कि पहले दूसरी जगह थी, लेकिन अब यहाँ पे 3 साल से कंटिन्यू एग्रो कोचिंग क्लासेज आपके लिए सेवाएं दे रही हैं कंपू के अंदर। तो आप आ सकते हो, किसी भी संपर्क कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं बाजरे के संदर्भ में कि बाजरे के अंदर क्या क्या होता है।
चलिए बात करते हैं बाजरे के संदर्भ में आगे नेक्स्ट। तो यानी कि जो बाजरा होता है उपनाम अपन ने पढ़ लिया। अब मैं बात करूँ इसकी प्रोटीन वगैरह, इसके अंदर प्रोटीन भी होती हैं और बाजरे के अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो कितनी होती हैं, लगभग 11.5%। प्रोटीन कितनी होती हैं, 11.5% प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट में इसी के संदर्भ में बात करूँ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो कितनी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 66% क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ इसी के संदर्भ में नमी, तो नमी जो नमी होती हैं वो होती है लगभग 10 से 12%। नमी कितनी होती हैं, 10 से 12% होती हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ इसी के संदर्भ में, तो जो बाजरा होता है यानी कि इसी के संदर्भ में बात करूँ तो बाजरे में यह कह सकते हैं जवार के बाद सबसे कम जल मांग होती है, देखो जवार की लगभग 150 से 200 होती हैं और बाजरे की लगभग जो जलमांग होती हैं, जलमांग की बात करें बाजरे के संदर्भ में, तो बाजरे की जो जलमांग होती हैं वह लगभग 200 से 350 mm क्या होती हैं, जलमांग होती हैं। 200 से 350 mm जलमांग होती हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं जलवायु के संदर्भ में, जलवायु क्लाइमेट, तो जलवायु बाजरे के लिए उष्ण व गर्म, कैसी जलवायु चाहिए, उष्ण व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। थोड़ा गला खराब है, मौसम चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा असर तो दिखाएगा। तापमान की बात करता हूँ तो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या माना जाता है, तापमान माना जाता है। नेक्स्ट बाजरे के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो जो बाजरे में मृदा की मैं बात करूँ तो मृदा कैसी चाहिए, बलुई दोमट। अधिकतर मृदा कौन सी चाहिए, बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पीएच की संदर्भ में अपन बात करें, पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी, 1909 में की थी। तो पीएच कितना होता है, 7.5 से 8 क्या होता है इसका पीएच होता है। ये पीएच के संदर्भ में अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट में बात करूँ यहीं पे बीज दर की, बीज दर यानी कि सीड रेट इसकी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो बाजरा होता है बाजरे की बीज दर कितनी रखते हैं। अगर आप सीधी बुआई कर रहे हो बाजरे की सीधी बुआई, अगर आप सीधी बुआई कर रहे हो तो सीधी बुआई हेतु लगभग जो बीज दर रखते हैं वह 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं। जबकि अगर आप नर्सरी में बो रहे हो, नर्सरी हेतु नर्सरी लगा रहे हो तो लगभग 2 केजी प्रति हेक्टेयर क्या होती हैं, बीजों की आवश्यकता होती हैं। धान के अलावा, धान में तो नर्सरी तैयार करते ही हैं, बाजरे में भी क्या होता है कई बार अपन बाजरा बो देते हैं और बाजरे में क्या होता है जैसे पौधे दूर दूर होते हैं यानी खोड़ा होता है तो फिर उसमें क्या करते हैं दूसरे खेत से पौधे लाकर चोब देते हैं, वह नर्सरी होती है। यानी कि इसकी पौध भी लग जाती हैं बाजरे की, जिस प्रकार धान में पौध लगती हैं उसी प्रकार इसकी भी क्या लग जाती हैं, पौध लग जाती है। नेक्स्ट में बात करूं अंतरण की, अंतरण यानी पौध दूरी की बात करूं R/P दूरी, R/P दूरी का मतलब हो गया पौधे लगाने की विधि, यानी रो टू रो डिस्टेंस व प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस रखते हैं इसके अंदर वह कितना रखते हैं 45x15 सेमी, कितना रखते हैं 45x15 सेमी इसके अंदर क्या रखते हैं अंतरण रखते हैं। नेक्स्ट में इसी के संदर्भ में बात करूं तो नोट लगा के इंपोर्टेंट है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1 लाख 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1,66,000 कितने 1,66,000 पौधे 1,66,000 पौधे
लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, यानी 1,66,000 पौधे लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, प्रोटीन कितनी होती हैं 11.5%, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 66%, नमी कितनी रखते हैं 10 से 12%। जवार के बाद सबसे कम क्या होती है इसकी जलमांग होती है, कितनी होती हैं 200 से 250 mm होती हैं। जलवायु कैसी चाहिए, गर्म व उष्ण व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान कितना चाहिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मृदा की मैं बात करूँ तो मृदा कैसी चाहिए, बलुई दोमट। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान कितना चाहिए 7.5 से 8 पीएच की आवश्यकता होती है। बीज दर की मैं बात करूँ तो सीधी बुआई हेतु कितनी आवश्यकता होती है 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर, और नर्सरी हेतु 2 केजी प्रति हेक्टेयर। अंतरण की बात करें R/P दूरी की तो 45 × 15 सेमी रखते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं 1,66,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। आप लोग इनको भी नोट कर लीजिएगा और फिर बाजरे के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इनको, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लो, फिर बात करते हैं आगे बाजरे के संदर्भ में। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे इसी बाजरे के संदर्भ में बात करते हैं, यानी कि बीज की गहराई। बीज की गहराई, जो बीज होता है उसको कितनी गहराई में डालते हैं 3.5 सेमी, लगभग 3.5 सेमी गहराई रखते हैं बीज की। इसी के अलावा मैं बात करूँ खाद व उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ खाद व उर्वरक की तो पहला देते हैं FYM, यानी गोबर की खाद। गोबर की खाद, गोबर की खाद देते हैं। एक नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा देते हैं फास्फोरस, और फास्फोरस के अलावा इसके अंदर देते हैं पोटास, यानी कि 3 तत्व देते हैं। पोटास मैंने पहले बताई दी कि किस हिसाब से किसकी मात्रा किस हिसाब से और कितनी देते हैं। गोबर की खाद की बात करें तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन लगभग 90 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 केजी प्रति हेक्टेयर, और पोटास देते हैं लगभग 30 केजी प्रति हेक्टेयर। ये क्या हो गया आपके खाद व उर्वरक। नेक्स्ट में बात करूँ बुआई का समय, बुआई का समय। अब बाजरा है खरीफ में बोते हैं, बारिश के दिनों में बोते हैं जवार बाजरा, तो वही क्या है मध्य जून से कह सकते हैं, मध्य जून से मध्य जुलाई, मध्य जून से मध्य जुलाई, ये होता है बाजरे के बुआई का समय। ठीक है, इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं। बाजरे के संदर्भ में बात करते हैं। इसमें सिंचाई की अवस्था, यानी कि सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई कब कब करते हैं, किस हिसाब से करते हैं सिंचाई, जिसे अपन बोलते हैं इरिगेशन। सिंचाई पहली करते हैं फूटान अवस्था पर। कब करते हैं, फूटान होते समय, होते समय, यानी कि पहली जो सिंचाई की अवस्था होती है कब करते हैं, जब बाजरा फूटने लग जाता है। इसमें साइड से फूटने लग जाता है, छोटा होता है, जुंडे के रूप में निकलता है। फूटान होते समय इसके अंदर करते हैं। दूसरी करते हैं सिट्टे बनते समय,
सिट्टे बनते समय, यानी अपन बोलते हैं सर्रे, सिट्टे बनते समय करते हैं। और तीसरी करते हैं दाना, जो पहली क्या हो गई फूटान होते समय, दूसरी हो गई सिट्टे बनते समय, और तीसरी करते हैं दाना बनते समय। यानी बाजरे के अंदर क्या बनते हैं, दाने, दाना बनते समय। ये क्या होती है, इसकी सिंचाई की अवस्थाएं होती हैं। और प्रमुख खरपतवार की अगर अपन बात करें, खरपतवार, तो जो खरपतवार होता है, वीड होता है, खरपतवार का जंतु टूल होता है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। खरपतवार की बात करें तो खरपतवार होता है इसका स्ट्राइगा। खरपतवार कौन सा होता है, स्ट्राइगा होता है, जो आधे करोड़ बीज उत्पादन करता है, आपने सुना होगा। नियंत्रण की अपन बात करते हैं तो इसका जो नियंत्रण करते हैं, स्ट्राइगा का जो नियंत्रण करते हैं वो कौन सी दवा से करते हैं, एट्राजीन। एट्राजीन दवा से इसका क्या कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। और खरपतवार का नाम क्या हो गया, स्ट्राइगा। ठीक है, आप लोग दोबारा से देखिएगा। बीज की गहराई 3.5 सेमी, गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 90 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटास देते हैं 30 केजी प्रति हेक्टेयर। बुआई का समय क्या हो गया, मध्य जून से मध्य जुलाई। सिंचाई पहली कब करते हैं, फूटान होते समय, दूसरी कब करते हैं, सिट्टे बनते समय, तीसरी कब करते हैं, दाना बनते समय। खरपतवार कौन सा है, स्ट्राइगा। नियंत्रण किससे करते हैं, एट्राजीन से। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, बाजरे के संदर्भ में इसकी किस्में वगैरह देखेंगे। अब नोट कर लो इनको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन इसकी किस्मों के बारे में। किस्में यानी वेराइटीज, बाजरे की किस्मों के बारे में बात करता है। यानी कि बाजरे की किस्मों में अधिकतर आप RH भी लगा के कुछ भी लिख सकते हो वैसे लिखने में। तो पहली किस्म है HB। पहली किस्म कौन सी है, HB फर्स्ट, HB1। HB1 कैसी किस्म है, बाजरे की प्रथम संकर किस्म। बाजरे की प्रथम संकर किस्म जो 1965 में बाजरे की प्रथम संकर किस्म जो 1965 में पंजाब PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब से विकसित किस्म पहली कौन सी हो गई, HB फर्स्ट, हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट। बाजरे की प्रथम संकर किस्म जो 1965 में PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब से विकसित किस्म कौन सी है, HB फर्स्ट। दूसरी किस्म है पूसा मोती। दूसरी किस्म का क्या नाम है, पूसा मोती। और ये किस्म है, ये कहाँ से, ICAR द्वारा विकसित किस्म यानी इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा नई दिल्ली से विकसित किस्म कौन सी हैं, पूसा मोती।
तीसरी किस्म की अगर अपन बात करें WCC 75, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना। कहीं बार पूछा हुआ कि उसने शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म, शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म WCC 75 पहली हो गई HB पष्ट बाजरे की प्रथम संकर किस्म, दूसरी पूसा मोती ICR द्वारा विकसित किस्म, तीसरी WCC 75 शुष्क क्षेत्रों हेतु क्या मानी जाती है, उपयुक्त किस्म मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें RHB 90 और जो ये किस्म है दुर्गापुरा कहाँ पे हैं, जयपुर में, दुर्गापुरा से विकसित किस्म कौन सी हैं, RHB 90। पांचवी किस्म है RHB 67 की बात करें तो RHB 67 जो किस्म है यह RHB 67 और एक हैं RHB 67। RHB जो 67 किस्म है बाजरे की हरित बाली रोग प्रतिरोधी किस्म। RHB 67 क्या है, बाजरे की हरित बाली रोग प्रतिरोधी किस्म। HB फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा यानी बाजरे की प्रथम संकर किस्म जो 1965 में पंजाब PAU लुधियाना से विकसित किस्म है। दूसरी कौन सी हो गई, पूसा मोती कहाँ से विकसित हुई थी, ICAR नई दिल्ली से विकसित किस्म। तीसरी कौन सी है, WCC 75 शुष्क क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म। चौथी कौन सी है, RHB 90 दुर्गापुरा से विकसित किस्म। पांचवी कौन सी है, RHB 67 बाजरे की हरित बाली रोग प्रतिरोधी किस्म। आप इनको लिख लीजिएगा, फिर इसी के संदर्भ में आगे किस्मों की बात करेंगे। लिख लो इनको आप। लिख लो आप, नोट कर लीजिएगा इनको, और फिर इनके संदर्भ में आगे बात करते हैं। बाजरे के संदर्भ में कुछ किस्में और रह गई इसकी। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है H4। छठी किस्म कौन सी है, H4 हाइब्रिड 4 बाजरे की प्रथम उत्परिवर्तन किस्म। कैसी किस्म है, प्रथम उत्परिवर्तन यानी बाजरे की प्रथम उत्परिवर्तन किस्म। बाजरे की प्रथम उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है, H4 हाइब्रिड बाजरा 4 यानी कि H4 बाजरे की प्रथम उत्परिवर्तन किस्म हो गई। सातवीं अगर मैं किस्म की बात करता हूं तो सातवीं किस्म में राज 171 और आठवीं किस्म की अगर मैं बाजरे के संदर्भ में बात करता हूं BT 104 और नेक्स्ट किस्म की बात करूँ तो RHB 173 RHB नवीं किस्म हो गई RHB 173 और ये क्या हो गई, आपके बाजरे की प्रमुख किस्में हो गई। नोट कर लीजिएगा इनको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पादप संरक्षण यानी कि नेक्स्ट में बात करूँ रोगों की। रोग तो बाजरे के अंदर प्रमुख रोग कौन सा लगता है, हरित बाली रोग। कौन सा रोग, हरित बाली रोग। और हरित बाली जो रोग होता है
इस रोग को बाबा जोगिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस रोग में क्या हो जाती हैं, बालियाँ कैसी हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। यानी इस रोग में बालियाँ हरी हो जाती हैं। इस कारण इस रोग को बाबा जोगिया के नाम से जाना जाता है। यह कवक जनित रोग है। कैसा रोग है, कवक जनित रोग है। और इसका जो रोग कारक होता है, रोग कारक यानी कि जो रोग कारक होता है, कवक होता है, वह कौन सा होता है, सर्कोस्पोरा ग्रेमनी कोला। कैसा होता है, सर्कोस्पोरा ग्रेमनी कोला क्या होता है, इसका रोग कारक होता है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करें तो इस रोग की जो खोज की थी, खोजकर्ता और खोजकर्ता कौन है, E.J. बटलर। कौन है, E.J. बटलर क्या माना जाता है, इसका खोजकर्ता माना जाता है। नोट कर लीजिएगा। पहली अपन ने बात की छठी किस्म की तो H4 बाजरे की प्रथम उत्परिवर्तन किस्म है। दूसरी R.A.J. राजस्थान 171, तीसरी है BT 104 और नौवीं है RHB 173। रोग में अपन ने पहला पढ़ा हरित बाली रोग। इस रोग में बालियां क्या हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। इस कारण इस रोग को किस नाम से जाना जाता है, बाबा जोगिया के नाम से जाना जाता है। रोग कारक की मैं बात करता हूं तो रोग कारक क्या है, इसका सर्कोस्पोरा ग्रेमनी कोला इसका क्या माना जाता है, रोग कारक माना जाता है। खोजकर्ता कौन है, E.J. बटलर क्या माना जाता है, इसका खोजकर्ता माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के संदर्भ में, आप इनको नोट कर लीजिएगा और फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लो इनको, फिर आगे बात करते हैं रोग के संदर्भ में। दूसरा रोग है आपका जिसका नाम क्या है, अर्गट। कौन सा है, अर्गट। इसी को क्या बोलते हैं, चेपा। क्या बोलते हैं, चेपा। इसमें क्या होता है, बाजरे के सिट्टे में गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। यानी कि कैसा पदार्थ, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो बाली पर फैल जाता है। इस कारण इस रोग को अपन चेपा रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिएगा। यानी कि यह रोग, इस रोग में गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो बाली पर फैल जाता है। इस कारण इस रोग को चेपा कहते हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं, चेपा यानी चिपकने वाला पदार्थ यानी चेपा कहते हैं। इसी के संदर्भ में अगर अपन बात करें कि इसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नियंत्रण किससे करते हैं, नियंत्रण करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का प्रयोग करते हैं। कौन से रोग के लिए, अर्गट या चेपा रोग के लिए। लिख लीजिएगा इसको भी। फिर बात करते हैं अपन कीटों के संदर्भ में। कीट के संदर्भ में बात करते हैं। कीट, जो कीट अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं और वही हैं
कीट कौन सा है, एक तो दीमक होता है ओडोंटोट्रमा सोवेसस, है ना, एक तो दीमक होता है कीट, और एक बात करें तो सफ़ेद लट होलोट्रेकिया कॉन्शिनिगुनिया, सफ़ेद लट दीमक लगती हैं, एक सफ़ेद लट लगती हैं बाजरे के अंदर। वैसे मूंगफली की इंपोर्टेंट मानी जाती हैं बाजरा और मूंगफली। उपज की बात करें तो उपज लगभग, उपज ईल्ड की बात करें तो ईल्ड कितनी प्राप्त हो जाती हैं, तो लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या हो जाती है, उपज प्राप्त हो जाती हैं। और ये अपना क्या हो गया, बाजरा कंप्लीट हो गया। हरगट रोग को देख लीजिएगा एक बार। इस रोग में गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, जो पूरी वाली पर फैल जाता है। इस कारण से किस नाम से जाना जाता है, चेपा के नाम से जाना जाता है। नियंत्रण किससे करते हैं, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कीट कौन सा है, पहला है दीमक, दूसरा क्या है सफ़ेद लट। उपज कितनी प्राप्त हो जाती है, 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलेंगे कल अपन, ठीक है। अपने एक ग्रेमिनी कुल की जो और रह गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, धन्यवाद।